हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस में। तो बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया किंगडम किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई के बारे में बेटा हम बात करने जा रहे हैं आज। इससे पहले वाले में हमने बीच में क्या किया था बेटा, प्लांट किंगडम को स्टार्ट किया था। ये किंगडम हमारा मिस हो गया था, इसलिए पहले इस किंगडम को लेके चलते हैं किंगडम फंजाई को। जैसा कि आपने सुना होगा फफूंद के बारे में। ठीक है, तो कई भाषा में जाना जाता है हमारे यहाँ पर फफूंद। अगर हिंदी में बात करें तो फफूंद कहते हैं। ठीक है, जो खाना वगैरह कभी देखा हो आपने, वो खराब हो जाता है। तो ब्रेड वगैरह होती है ऐसे मौसम में, खासकर अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो इसमें देखा होगा खाना खराब हो जाता है। ठीक है, रात को खाना रखा हो बाहर, सुबह तक खराब हो जाता है। 2 दिन 3 दिन के बाद में देखोगे आप एक ब्लैक एंड ग्रीन सी कलर की क्या है एक चीज डिपॉजिट हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, फफूंद कहते हैं, फफूंद। ठीक है, उसको हम हमारी लोकल भाषा में वही हम तो फुई भी कह देते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, रोबे जैसी होती है, इसलिए तो फुई हम फुई भी कह देते हैं। तो फंगस के बारे में हम बात करेंगे हम। ठीक है, फंगस क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और कितने प्रकार की फंगस होती है, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में हम बेटा बात करेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी करते हुए बेटा चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा जो नया किंगडम है, किंगडम फंजाई। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई। फंजाई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, जितने भी फंजाई होती हैं बेटा वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है उनका, सिर्फ ईस्ट को छोड़कर। ठीक है, फिलामेंटस का मतलब क्या है बेटा, वो आपको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको इस तरह के फिलामेंट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से निकले हुए फिलामेंट्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आता है फंजाई का अंडर द माइक्रोस्कोप। ठीक है, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट का स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। इस तरह के अलग अलग आपको क्या है, एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर नजर आएंगे इन द केस ऑफ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट के केस में आपको ऐसे क्या है, सिंगल सिंगल सेल नजर आएंगे। तो ईस्ट बेसिकली क्या है बेटा, एक यूनिसेलुलर फंजाई है। बाकी जो फंजाई है, जो फिलामेंटस जो फंजाई है बेटा, जनरली क्या होती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा यही कह रहा है कि ये सिंगल सेल्ड भी हो सकती हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकती हैं। ठीक है, सिंगल सेल्ड भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर जो ईस्ट है वो सिंगल सेल्ड है बेटा, अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ईस्ट का। मगर फर्स्ट वाले केस में देखा होगा आपने, यहाँ पर क्या है, एक फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और ये भी क्या होता है, मल्टी सेलुलर इन नेचर होता है। मल्टी सेलुलर इन नेचर, तो काफ़ी सारे सेल्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए ये स्ट्रक्चर कैसा है बेटा, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, अलग अलग सेल्स हैं और इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, जो फिलामेंटस फॉर्म होती है बेटा, वो क्या करते हैं, वर्टिकली ऊपर की तरफ भी क्या ब्रांचेज हमें देखने को मिलती हैं, हॉरिजॉन्टली ब्रांच, हॉरिजॉन्टल जो ब्रांचेज हैं ये भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये वर्टिकल ब्रांच है, नीचे वाली को हम कह देते हैं प्रोस्टेट ब्रांच। क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ब्रांच कह देते हैं। ठीक है, पूरा नाम देखो मैंने प्रोस लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो प्रोस्टेट ब्रांच होती है। तो ये जो ऊपर वाली जो ब्रांच है इसे कहते हैं हाइफा। ठीक है, इसे कहते हैं हाइफा। कई सारे हाइफा मिलकर एक क्या है, कॉमन एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उससे कहते हैं टोटल को माइसीलियम। क्या कहते हैं, माइसीलियम कह देते हैं। क्या कहते हैं बेटा, माइसीलियम कह देते हैं। ठीक है, तो जो फंजाई होती है बेटा, सिंगल सेल भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हो सकती है। ठीक है, जो फंजाई होती है इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज हाइफा। ठीक है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं फंजाई के पास है, जिसे हम हाइफा कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये क्या है बेटा, ये हाइफा है। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे कहते हैं हाइफा। ठीक है, और ये सारे हाइफा क्या करते हैं, एक साथ मिले होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और जो स्ट्रक्चर बन के निकल कर आता है हमारा, उसे कहते हैं माइसीलियम। उसे क्या कहते हैं हम, माइसीलियम कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा।
तो ये आपके हाइफा हैं, दिस हाइफा आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, और इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, मैच विद ईच अदर, एक साथ जुड़े होते हैं, घुले मिले हुए थे एक दूसरे के साथ, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, तो नीचे वाला आपका अगर कहते हैं ये हमारा माइसीलियम है, और ऊपर वाले हमारे जो ब्रांचेज हैं हमारी, ये क्या कहलाती हैं, हाइफा। ये क्या कहती है बेटा, हाइफा कहलाती है। ठीक है, जो फंजाई की जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है काइटिन की, और कुछ पॉलीसेकेराइड्स हमें साथ में इसको देखने को मिलती हैं इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई। तो ये पॉइंट हमारे यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट निकल कर आता है कि जो सेल वॉल होती है फंजाई की वो किसकी बनी होती है। ठीक है, मेन जो कंपाउंड होता है, मेन जो सब्सटेंस होता है सेल वॉल की, फंजाई की सेल वॉल के अंदर, वो कौन सा होता है, काइटिन। वो कौन सा होता है बेटा, काइटिन होता है उसके अंदर। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट डाउन करना, ये अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्या है, पूछा जाता है। तो सेल वॉल होती है कंप्राइज ऑफ प्रोटोप्लास्ट व्हिच इज डिफरेंशिएटेड इनटू अदर सेल पार्ट्स सच एज सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, अगर हम सेल वॉल के अंदर की बात करें, अगर एक सेल जो है हमारा, मान लो ये सेल का स्ट्रक्चर है एक फंजाई का, तो सेल वॉल के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें प्रोटोप्लास्ट देखने को मिलेगा, और प्रोटोप्लास्ट के अंदर भी हमें काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी। प्रोटोप्लास्ट के बाहर की तरफ जो कवरिंग होगी उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके अंदर हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा, और सेल ऑर्गेनेल्स हमें देखने को मिलेंगे, साथ में क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, इधर उधर क्या साइटोप्लाज्म में हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा बेटा, हमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स हमें नजर आती हैं। तो ये हो गया हमारा सेल के अंदर का स्ट्रक्चर। ठीक है, जो न्यूक्लियस की बात करें, जो न्यूक्लियस होता है हमारा क्या होता है, काफी डेंस होता है, काफी गहरा होता है, क्लियर होता है, और विद क्रोमेटिन थ्रेड्स। ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड्स का मतलब है, जो क्रोमोसोम की बात करें, जो क्रोमोसोम होता है न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, विद द हेल्प विच आर इन कंडेंस फॉर्म में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे क्या कहते हैं, हम क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं। ये क्रोमोसोम क्या है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, जिसे क्या कहते हैं, हम क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ हमें क्या, एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर के बारे में फंजाई का। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो जो फंजाई है हमारी बेटा यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूकेरियोटिक का मतलब क्या हुआ, इसके पास क्या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जैसे कि बताया था, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं फंजाई के अंदर, जिसके चलते क्या बेटा ये यूकेरियोटिक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि मैंने बताया, ईस्ट को छोड़ दो, ईस्ट हमारा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और विद सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो उसकी न्यूट्रिशन कैसी होती है, सेप्रोफिटिक होती है। सेप्रोफिटिक का मतलब है कि जो फंजाई होती है वो क्या है बेटा, डेड एंड डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर ये ग्रो करती है। यानी कि सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ग्रो करती हैं। ठीक है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी ग्रो करती हैं, और सिंपल जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जैसे कि ब्रेड है, रोटी वगैरह है, इनके ऊपर भी क्या बेटा ये ग्रो करती हैं। तो इस प्रकार की जो न्यूट्रिशन होती है वो कहलाती है सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया इसके लिए हमारे कौन कौन से हो गए, राइजोपस स्टोलिनिफेरस हो गया, ईस्ट हो गया। ठीक है, राइजोपस स्टोलिनिफेरस एंड ईस्ट आर एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफिटिक मोड ऑफ फंजाई। ठीक है, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, क्लोरोफिल नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, ये ऑटोट्रोफिक नहीं होती, बल्कि क्या होती है बेटा, दे शो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कैसे शो करती हैं, ये हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करती हैं, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। तो हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है फंजाई के अंदर। और हेट्रोट्रोफिक के अंदर भी काफी सारे न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने पहले बताया, सेप्रोफिटिक होती है, और एक होती है यहाँ पर पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो दो प्रकार की न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलती है। ज्यादातर जो फंजाई हमारे क्या होती है, सेप्रोफिटिक होती है,
कुछ फंजाई हमारे ऐसी होती हैं जो कि पैरासिट की नेचर होती है, दूसरे जीवों के ऊपर क्या है ग्रो कर जाती हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करता है, इनकी जो बॉडी होती है उसके अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं होता है सोमेटिक टिश्यू के अंदर, ठीक है। फंजाई की जो बॉडी होती है इतना ज़्यादा डिफरेंशिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है, उनकी सोमेटिक जो टिश्यू होता है, मेन जो बॉडी पार्ट होता है, उसके अंदर हमें ज़्यादा डिफरेंशिएशन हमें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। जनरली हमारी क्या होती है, नॉन मोटाइल होती है, मगर ये क्या करती है, प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो देखने को मिलता है इन द माइसीलियम, ठीक है। इनका जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर हमें प्रोटोप्लाज्मिक फ्लो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्या होती है बेटा, नॉन मोटाइल होती हैं, ठीक है। कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो बेटा गोबर वगैरह होता है उन पे ग्रो कर जाती हैं। तो इस प्रकार की जो फंजाई होती है उन्हें कहते हैं कोप्रोफिलिक फंजाई। क्या कहते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, इसको नोट डाउन कर लेना, ये एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। कोप्रोफिलिक, सॉरी क्या स्पेलिंग है, कोप्रोफिलिक फंजाई, कोप्रोफिलिक फंजाई, ठीक है। ऐसी फंगस जो गोबर के ऊपर ग्रो करती है, गोबर के ऊपर ग्रो वाले होने वाली फंजाई को कहते हैं कोप्रोफिलिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, कोप्रोफिलिक कहते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को याद कर लेना, तो गोबर पे जो फंजाई होते हैं कोप्रोफिलिक, ठीक है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें यहाँ पर बेटा, तो जो फंगस होती है इसके अंदर में सेक्सुअल और एसेक्सुअल मेथड दोनों ही मेथड हमें देखने को मिलते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। सेक्सुअल मेथड में क्या होता है, सेक्सुअल मेथड में बेटा दे फॉर्म गैमेट्स, ठीक है। जो मेन बॉडी होती है क्या कहती है, गैमेट्स का निर्माण कर, कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक है, वहां से क्या होता है गैमेट्स का निर्माण होता है, और वो गैमेट्स आपस में फ्यूज करके जाइगोट का निर्माण करती हैं, और जाइगोट के अंदर फर्दर क्या होता है, मियोसिस होती है, और मियोसिस के द्वारा क्या स्पोर्स का निर्माण होता है, और ये स्पोर्स दोबारा से ग्रो करके क्या बन जाती हैं बेटा, न्यू फंगस का ग्रोथ कर जाती है, न्यू फंगस को ग्रो कर देती है, ठीक है। एसेक्सुअल मेथड में भी क्या होता है, स्पोर्स बनती हैं, जैसे कि कार्पोस्पोर्स होती है, जूस्पोर्स होती है, जूस्पोर्स तो नहीं, कैप्रोस्पोर्स होगी, एस्कोस्पोर होगी, बेसिडियोस्पोर्स होगी। तो ये स्पोर्स बनती है हमारे थ्रू एसेक्सुअल मेथड, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो एसेक्सुअल मेथड का जो तरीका होता है रिप्रोडक्शन का, उसमें क्या होता है बेटा, स्पोर्स का निर्माण होता है। अब ये स्पोर्स बनती हैं अंडर अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस अनफेवरेबल होती है उनके विपरीत होती हैं, जैसे अभी सर्दियाँ आएंगी तो फंगस के लिए वो मौसम क्या होता है, अनुकूल नहीं होता है। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए, अपनी जनरेशन को बनाए रखने के लिए क्या होता है बेटा, ये जो फंगस होती है क्या करती है, स्पोर्स का निर्माण करना स्टार्ट करती है, ताकि स्पोर्स क्या होती है बेटा, ताकि क्या स्पोर्स क्या होती है, स्पोर्स क्या होती है, रेजिस्टेंट होती हैं, तो इनके ऊपर पर्यावरण का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंट होती है इन्वायरमेंटल कंडीशन से, कितनी भी हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस क्यों ना हो जाएं, तो स्पोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही परिस्थितियां उनके अनुकूल आती हैं, उनके अकॉर्डिंग आती हैं, जैसे अगला बारिश का मौसम आता है, ये जो स्पोर्स होती हैं, ये स्पोर्स दोबारा से जर्मिनेट कर जाते हैं, और जर्मिनेट करके क्या कर जाती है बेटा, एक न्यू फंगस के अंदर डेवलप कर जाती है, ठीक है। कुछ फंगस के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैरासिटिक होती हैं, फॉर एग्जांपल पक्सीनिया, ठीक है। पक्सीनिया फंगस आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। पूरा सर्दियों के मौसम में जब गेहूं हम उगाते हैं, तो गेहूं का जनवरी फरवरी में जाकर आप, खासकर फरवरी में आप देखोगे, या क्या देखोगे बेटा, जो गेहूं होता है, गेहूं की जो बालें होती हैं, दाने जो वहां से बन रहे होते हैं, बालें बन रही होती हैं, तो उस दौरान जाके देखना खेतों में, कुछ एक जो वीट के प्लांट ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको ब्लैक कलर की, आपको क्या है कि पाउडर सा नजर आएगा, ठीक है, ब्लैक कलर का पाउडर सा नजर आएगा। वो ब्लैक कलर का पाउडर किसका होता है, वो पक्सीनिया का होता है, पक्सीनिया ग्रेमिनीस, ठीक है, पूरा नाम क्या उसका, पक्सीनिया ग्रेमिनीस है। तो ब्राउन कलर जो पाउडर फॉर्म देखने को मिलेगी उस गेहूं की बाल के अंदर, उसके फ्रूट के अंदर, वो पक्सीनिया जो फंगस होती है उसके कारण होती है, ठीक है।
इसके अलावा कैंडिडा एल्बिकन्स, ठीक, कैंडिडा जो एल्बिकन्स होती है ये ह्यूमन की बॉडी के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है, ह्यूमन की बॉडी पर ग्रो कर जाती है, वहां पर क्या फंगस की इन्फेक्शन कोज कर देती है, ठीक है। ऐसे पार्ट जहाँ पर क्या है बेटा, गर्मियों के मौसम में जहाँ पर पसीना ज़्यादा आता है, पसीना सूखता नहीं है, तो ऐसे पार्ट के ऊपर क्या ये जो फंगस है ग्रो कर जाती है और वहाँ पर क्या फंगल इन्फेक्शन ग्रो कर देती है। इसके अलावा जो एनिमल्स की बॉडी होती है, खासकर अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारी बॉडी के ऊपर क्या है, हमारी बॉडी के ऊपर नेचुरली ईस्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ईस्ट जो फंगस है बेटा वो हमारी बॉडी के ऊपर नेचुरली प्रेजेंट होती है। ये कोई अंडर नेचुरल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस ये कोई इन्फेक्शन कोज नहीं करती है, मगर जब इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, इनकी जो ग्रोथ बढ़ जाती है बॉडी के ऊपर, तो उस दौरान क्या है बेटा ये फंगल इन्फेक्शन कॉज कर देती है, फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, वहां पर आपने देखा दाद हो जाता है, खुजली होने लग जाती है, तो वो ईस्ट के कारण होता है। तो कैंडिडा एल्बिकन्स भी एक तरीके क्या है बेटा, कैंडिडियासिस एक बीमारी होती है, फंगल इन्फेक्शन होती है, वो करती है ईस्ट के कारण भी क्या फंगल इन्फेक्शन होती है, दाद हो जाते हैं, ठीक है। और एक खासकर हमें देखने को मिलता है जो सर्दी बारिश का जो मौसम आता है इस दौरान देखने को मिलता है, क्योंकि इस दौरान क्या पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, पसीने सूखते नहीं है, तो फंगस की ग्रोथ के लिए ये जो इन्वायरमेंट होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी इन्वायरमेंट के अंदर क्या फंगस ग्रो करती है। तो यहां से एक पॉइंट नोट और हो गया कि जब इन्वायरमेंट के अंदर किसकी बेटा मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होगा, ठीक है, मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होगा, उस दौरान जो फंगस है वो बड़ी ही स्पीड से क्या करती है, ग्रो करती है। रेनी जो सीजन होता है, रेनी सीजन फंगस के ग्रोथ के लिए काफी सुटेबल होता है, ठीक है। रेनी सीजन के अंदर क्या फंगस क्या करती है, ग्रो करती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट तो वैसे तो हर जगह मिल जाती है, मगर बेसिकली ये रेनी सीजन के अंदर क्या करती है बेटा, ग्रो करती है, क्योंकि मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है। जो फंगस होती है, फंगस लिव बाय हैविंग इंटरडिपेंडेंट रिलेशन। कुछ फंगस ऐसी होती हैं बेटा जो क्या करती हैं, किसी दूसरे जीव के साथ मिलकर रहती है। कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो अकेले सरवाइव नहीं कर पाती हैं, तो उसको दूसरे जीव के साथ, दूसरी स्पीसीज के साथ एक रिलेशनशिप बना लेती है, दोनों साथ साथ रहती हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं, ठीक है। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है वो कहलाता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। क्या कहलाता है बेटा, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। कुछ फंगस ऐसी होती हैं जो अकेले नहीं जिंदा रह सकती, तो वो किसी दूसरे स्पीसीज के साथ, जैसे कि प्लांट हो गया, ठीक है, प्लांट के साथ प्लांट के रूट्स में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, या फिर जो एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है उसके साथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ, प्लांट के साथ ये आपस में मिलकर रहती हैं, एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है बेटा वो कहलाता है म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, और एग्जैक्ट जो नाम क्या है बेटा वो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती हैं, और इसका एग्जाम्पल जो क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, लाइकेंस होते हैं और माइकोरिजा, ठीक है। लाइकेंस और माइकोरिजा में क्या होते हैं, लाइकेंस की बात करें तो लाइकेंस में क्या होता है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है और फंगस होती है, दोनों आपस में मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। जो फंगस जो पार्टनर होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, माइकोबायोट कहते हैं। एक नाम बता रहा हूँ फंगस, इसको आप नोट डाउन कर लेना। फंगस का जो पार्टनर होता है वो कहलाता है माइकोबायोट, माइकोबायोट कहलाता है, ठीक है। तो ये एनटीएससी में पूछी जा सकती है क्वेश्चन कि फंगल पार्टनर को क्या कहते हैं, माइकोबायोट कहते हैं। और जो एल्गल जो पार्टनर है उसे कहते हैं हम फाइकोबायोट। क्या कहते हैं, फाइको बायोन्ट कहते हैं, ठीक है। जो एल्गल जो पार्ट होता है उसे कहते हैं फाइकोबायोन्ट, और जो फंगल जो पार्ट होता है उसे कहते हैं माइकोबायोन्ट, ठीक है। ये दोनों पार्ट मिलकर क्या करते हैं, एक एसोसिएशन बनाते हैं, और वो एसोसिएशन कहलाता है लाइकन। वो क्या कहलाता है, लाइकन कहलाता है, ठीक है बेटा। और अगर हम बात करें तो एक सेकंड नाम और था हमारा माइकोरिजा। माइकोरिजा क्या है, माइकोरिजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट्स, ठीक है, विद द रूट्स ऑफ द प्लांट। माइकोरिजा में क्या होता है, फंगस ग्रो करती है
जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पाइनस का जो प्लांट है, ठीक है, इसके अलावा एक जो मेनली उन प्लांट्स की बात करें, पाइनस ऐसे जो प्लांट आपके हमारे हैं, तो इनके रूट्स में क्या होती है, ये फंगस मिलती है, क्योंकि ये जो प्लांट्स होते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं जहां पर क्या सॉइल की अवेलेबिलिटी काफी कम होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी काफी कम होती है। पहाड़ों पे पाइनस क्या हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो पाइनस की रूट्स के अंदर होती हैं ये फंगस, वहां पर जो एसोसिएशन बनता है उसे कहते हैं माइकोरिजा। तो फंगस वहां पर क्या करती है, फंगस क्या करती है, जो पत्थर होती है, चट्टानें होती हैं, उनको गलाकर क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं प्लांट्स को, और बदले में प्लांट्स क्या करता है, उसको फूड देता है। जो प्लांट जो फूड बनाता है, तैयार करता है थ्रू फोटोसिंथेसिस, तो कुछ हिस्सा क्या करता है वो प्लांट उस फंगस को दे देता है, ठीक है। तो दोनों आपस में क्या करती है, एक दूसरे की हेल्प करती है। तो इस केस में प्लांट और फंगस के केस में जो रिलेशनशिप होता है उसे क्या कहते हैं, माइकोरिजा कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोरिजा कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इस बात को नोट डाउन कर लेना, माइकोरिजा क्या होता है और लाइकेंस क्या होते हैं। एक बात और कहे तो बेटा, जो लाइकेंस होते हैं, लाइकेंस बड़े ही सेंसिटिव होते हैं एयर पोल्यूशन के, ठीक है। एयर पोल्यूशन जब होता है तो जो लाइकेंस होते हैं बेटा खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लाइकेंस होते हैं दे आर द पोल्यूशन इंडिकेटर्स, ठीक है। पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं ये एयर पोल्यूशन के। एयर पोल्यूशन बढ़ेगा तो समझ लो वहां से लाइकन की जो फैमिली है, लाइकेंस का जो पॉपुलेशन है वो खत्म हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीज एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन के अंदर भी किस पॉल्यूटेंट की बात हो रही है बेटा, SO2, ठीक है। दोबारा लेता हूं, SO2, मेनली सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं लाइकेंस। अगर एयर में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो लाइकेंस की जो पॉपुलेशन होती है बेटा बिल्कुल खत्म हो जाती है। सो लाइकेंस आर द वेरी गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, ठीक है। अगर हम बात करें लाइकेंस के अंदर, लाइकेंस में मेन जो पार्ट होता है एल्गी का, वो तो हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी है। मगर जो फंगल जो पार्टनर होता है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइकन के अंदर जो मेन जो फंगल पार्टनर होता है वो एस्कोमाइसिट्स का होता है और बेसिडियोमाइसिट्स का होता है, ठीक है। एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स का क्या होता है, फंगल पार्टनर होता है इन द लाइकेंस, ठीक है। और जो एल्गी की बात करें, एल्गी कौन सी होगी यहाँ पर, सिएनोफाइसी, ठीक है। अगर ब्लू आपके जो सिएनोफाइसी हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात होगी, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हो सकती है, और फेयोफाइसी, ठीक है। ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, और आपका जो ब्लू जो एल्गी है, ब्लू ग्रीन जो एल्गी है, तो ये इसके फंगल पार्टनर हो सकते हैं लाइकेंस के अंदर, ठीक है। मगर फंगल जो पार्टनर होगा हमारा किसका होगा, या तो एस्कोमाइसिट्स मिलेगी आपको वहां पर, या फिर क्या मिलेगा, बेसिडियोमाइसिट्स आपको देखने को मिलेगी एज ए अलगल पार्टनर, ठीक है। माइकोरिजा के अंदर कौन से अलगे फंगस होती है बेटा, उसमें होती है एस्कोमाइसिट्स होती है और बेसिडियोमाइसिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। किसके अंदर है बेटा, माइकोरिजा के अंदर। अगर माइकोरिजा की बात करें, माइकोरिजा भी दो प्रकार का होता है, एक्टोमाइकोरिजा, इसको डिटेल में मैं जाऊंगा नहीं, एक्टो एंड एंडोमाइकोरिजा, दो प्रकार की माइकोरिजा होती है, एक्टो एंड एंडो, ठीक है। एक्टो में क्या होता है, एक्टो में जो फंगस सिर्फ रूट के बाहर बाहर प्रेजेंट होती है, रूट के अंदर पेंट्रेट नहीं करती है। तो इस प्रकार की जो माइकोरिजा होती है बताती है एक्टोमाइकोरिजा। और एंडो में क्या होता है, एंडो में जो फंगस होती है अपनी हाइफा को वो जो क्या करती है, जो प्लांट होता है उसकी जो रूट्स होती है, रूट्स के बिल्कुल अंदर वस्कुलर टिश्यू तक पहुंचा देते हैं, पेंट्रेट कर देती है, उसके अंदर तक पहुंचा देती है। तो इस प्रकार का जो एसोसिएशन होता है वो कहता है एंडोमाइकोरिजा कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स के बारे में, कौन कौन से एग्जांपल्स हैं फंजाई के। पेंसिलियम हो गया एग्जांपल हमारा, राइजोपस हो गया, ईस्ट हो गया, एस्परजिलस हो गया, एगेरिकस हो गया। और एगेरिकस में भी एक स्पीसीज हमारी कौन सी है बेटा, एगेरिकस है बाइस्पोरस, ठीक है, एगेरिकस बाइस्पोरस, ठीक है। तो इनमें अगर बात करें थोड़ी और डिटेल में बात कर लेते हैं बेटा, कि फंगस होती है, फंगस यानी जो हमारी ह्यूमंस के लिए काफी सारी इकोनॉमिकल होती है, काफी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि ज्यादातर कुछ फंगस ऐसी होती है जिनसे क्या हम एंटीबायोटिक दवाइयों का निर्माण करते हैं, जैसे कि पेंसिलियम। अगर पेंसिलियम की बात करें, पेंसिलियम से क्या हम बेटा एंटीबायोटिक दवाई पेंसिलिन
बनाते हैं। ठीक है, पेंसिलियम नोटेटम है स्पीसीज, जिससे हम क्या है पेंसिल दवाई बनाते हैं। और भी बहुत सारी आपकी क्या है फंगस होती हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक दवाइयां बनाते हैं। ठीक है, ईस्ट की बात करें, ईस्ट ह्यूमंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ईस्ट की मदद से जो अगर हम बात करें जो दही हम जमाते हैं तो ईस्ट की मदद से हमारी दही जमती है। ईस्ट बैक्टीरिया, ईस्ट जो होता है हमारा फंगस होती है, तो इसके द्वारा क्या करते हैं हम दही जमाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये क्या करती है बेटा, ये जो बिवरेजेस होती हैं अल्कोहल वगैरह जो बनती हैं वो ईस्ट के द्वारा बनाए जाते हैं। ईस्ट के द्वारा फर्मेंटेशन होती है और फर्मेंटेशन से क्या है हमें वो अल्कोहल, दारू वगैरह की बात हो रही है लोकल भाषा में बात करें तो अल्कोहल हमें मिलती है। इसके अलावा ईस्ट काफी सारे और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन करती है, जैसे कि बेकरीज के अंदर बात करें, बेकरीज के अंदर जो डफ होता है, जो उसको जो डफ फूल जाती है, डबल रोटी आपने देखा होगा, बंस देखी होंगी आपने, ब्रेड बनाने के वक्त क्या हम ईस्ट का यूज करते हैं। इसके अलावा जो छोले भटूरे बनाते हैं, जो भटूरे बनते हैं, भटूरे बनाने का जो आटा होता है उसके अंदर भी ईस्ट डाला जाता है ताकि वो उनके अंदर फुलाव आ सके। ठीक है, इडली वगैरह हो गया, इडली डोसा जो बनाते हैं उस दौरान भी क्या ईस्ट को यूज करते हैं। इसके अलावा कुछ स्पीसीज है ईस्ट की जिसके मदद से क्या करते हैं हम चीज का निर्माण करते हैं, चीज का फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है, और एगेरिकस बायोस्पोरस की बात करें, एगेरिकस जो बायोस्पोरस होती है बेटा ये एडिबल होती है। इंसान क्या करते हैं इसकी सब्जी बनाते हैं, इसकी सब्जी बना के खाते हैं एगेरिकस बायोस्पोरस की। हर एक फंगस क्या होती है बेटा एडिबल नहीं होती है। मगर यहाँ से कुछ बात करें, अगर एक एस्परजिलस स्पीसीज की बात करें तो एस्परजिलस जो स्पीसीज होती है बेटा ये काफी जहरीली होती है। कुछ एगेरिकस की स्पीसीज भी काफी जहरीली होती हैं, अगर इंसान उसको खा ले तो उसकी मौत तक हो सकती है। तो सारी जो फंगस होती हैं सारी सारी क्या है इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं होती है। इसके अलावा राइजोपस जो आपकी फंगस है ये कोप्रोफिलस, ठीक है, कोप्रोफिलिक फंगस है जो कि गोबर के ऊपर क्या है ग्रो कर जाती है, गोबर के ऊपर क्या डिपेंड करती है, कोप्रोफिलस क्या फंगस होती है। इसके अलावा जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं तो इनको भी ये डैमेज कर देती है, कपड़ों वगैरह को भी क्या है डैमेज कर देती है। ठीक है, काफी सारी बीमारियां भी हमारे स्किन से रिलेटेड जो डिजीज होती हैं ये भी कॉज कर देती है। ठीक है, हमारे सर के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे बाल उड़ जाते हैं, बाल उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि समय के साथ साथ बेटा अगर ट्रीटमेंट सही की जाए तो वो ठीक भी हो जाती है। तो ये एग्जांपल्स हो गए हमारे किसी कुछ फंगस के बारे में, और साथ ही साथ हमने बात करी किसके बारे में बेटा कि इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। ठीक है, उसके बारे में हमने बात करी। तो आपके सामने कुछ फिगर्स है बेटा, आप देख सकते हो कि फंगस के स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हो एगेरिकस डिओड्रोफेनेसिस। ठीक है, एगेरिकस का स्ट्रक्चर है बेटा, इसके अंदर आप देख सकते हो कि जिसे हम अगर हम देखें तो हम बचपन में हम इसको सांप की छतरी के नाम से जानते थे। ठीक है, सांप की छतरी के नाम से जानते थे। तो ये क्या है बेटा एगेरिकस है। और यहाँ पर आपको क्या देख बड़ी सुंदर सी एक छवि नजर आ रही है एस्परजिलस की। ये एस्परजिलस की फंगस है, ये इसका क्या है सामने जो आप देख रहे हो बेटा ये एक तरह के क्या है कोनिडियोफोर्स है, कोनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, कोनिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कोनिडियोस्पोर्स होते हैं ये जिनकी मदद से क्या करते हैं बेटा ये रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये है कोनिडियोस्पोर्स। ठीक है, कोनिडियोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया एग्जांपल किसका एस्परजिलस का। नेक्स्ट आप देखोगे ये राइजोपस का है डायग्राम है, जिसे हम क्या कहते हैं ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से भी जानते हैं बेटा ब्रेड मोल्ड के नाम से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, खासकर हमें ब्रेड के ऊपर देखने को मिलती है एक ब्लैक कलर का और ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जिसे क्या कहते हैं राइजोपस कहते हैं या फिर ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बेटा ये आपका हाइफा है। ठीक है, ये हाइफा है और ऊपर आपको देखने को मिलेगा इसके ब्रांचेस हैं, ये भी हाइफा है। और नीचे वाला आपका क्या इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, जिसे माइसीलियम कह देते हैं। मेन जो बॉडी होती है फंगस की उससे माइसीलियम कहते हैं। और इन माइसीलियम से जो ब्रांचेस निकलती है हाइफा होता है। इन हाइफा के ऊपर क्या आपको एक गोल गोल स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं, इन्हें कहते हैं स्पोरेंजियम। और ऐसी ब्रांचेज जिनके ऐसा हाइफा जिसके ऊपर आपको स्पोरेंजिया आपको देखने को मिलेगा उसे कहते हैं स्पोरेंजियोफोर कहते हैं।
बार बार बता रहा हूँ। तो ये इसकी ब्रांच है राइजोपस की। इस ब्रांच के ऊपर आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि इसे कहते हैं स्पोरेंजिया, और ऐसा हाइफा जिसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट हो उसे कहते हैं हम स्पोरेंजियो फोर कहते हैं। ठीक है, इस स्पोरेंजियो फोर के अंदर हमें क्या है, स्पोर्स हमें देखने को मिलती हैं, स्पोर्स का निर्माण होता है जो कि इसकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया राइजोपस का। नेक्स्ट फिगर आपको नजर आ रही है बेटा किसकी, पेंसिलियम की। ठीक है, ये पेंसिलियम है, आपको यहाँ पर पेंसिलियम फंगस है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपको कोनिडिया है यहाँ पर। ठीक है, ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स होते हैं, और कोनिडिया जिसके ऊपर ये बनते हैं उसे कहते हैं हम स्टेरिगमेटा कहते हैं, और स्टेरिगमेटा का जो आगे सबसे आगे वाला हिस्सा कहलाता है मेट्यूला कहलाता है, और जिसके ऊपर कोनिडिया है, जिस ब्रांच के ऊपर कोनिडिया डेवलप करते हैं, जैसे कि इस ब्रांच की बात करूं, ये कहलाता है कोनिडियो फोर कहलाता है। क्या कहलाता है, कोनिडियो फोर कहलाता है। कोनिडियो फोर है, फिर आपका मेट्यूला है, फिर आपका स्टेरिगमेटा है, स्टेरिगमेटा के टिप के ऊपर कोनिडिया का निर्माण होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पेंसिलियम का डायग्राम, पेंसिलियम की फिगर। और जो पेंसिलियम होती है वो कोनिडिया के द्वारा क्या करती है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, और अगर बात करें राइजोस्पोर्स की, राइजोपस की, तो स्पोरेंजियोस्पोर के द्वारा को क्या करती है, अपने आप को वो रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इस फिगर में आप देख पा रहे हो लाइकेंस। ठीक है, ये जो पहली जो फिगर है, दूसरी जो फिगर है बेटा, ये दोनों फिगर में आप लाइकेंस देख पा रहे हो। ठीक है, ये लाइकेंस हैं, बात समझ में बेटा, ये लाइकेन का फिगर है। ये प्लांट के ऊपर भी ग्रो करते हैं, ये बैरन रॉक्स के ऊपर भी ग्रो कर सकते हैं, जो पत्थर होता है उनके ऊपर भी ग्रो कर जाते हैं बेटा। ये फिलहाल तो आप देख पा रहे हो, ये जो प्लांट है, प्लांट का जो तना होता है उसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं लाइकेंस। ठीक है, इस लाइकेंस में दोनों चीजें मिलेंगी आपको देखने को, एल्गी भी देखने को मिलेगी, साथ में आपको फंगस भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बड़ी खूबसूरत फिगर है ये आपकी किसकी, लाइकेंस की। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम बात करेंगे दोबारा से प्लांट किंगडम के बारे में। वहां पर हम किसके बारे में बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। ऐसे ही लेक्चर्स के लिए बेटा आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। शेयर अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और उनको बोलिए कि आप कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे ही बड़े ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। जब तक कि आप बेटा सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको लगातार अपडेट्स नहीं मिलेंगी हमारे चैनल की तरफ से। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।